स्टूडेंट, अब रेक्टिफायर में अभी तक हमने जो है हाफ वेव रेक्टिफायर को जो है वो डिस्कस किया था। आज हम फुल वेव रेक्टिफायर के को करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मेन जो फैक्टर था हाफ वेव रेक्टिफायर में वो क्या था? आईडीसी की वैल्यू, ईडीसी की वैल्यू, आईआरएमएस की वैल्यू, ईआरएमएस की वैल्यू, और फिर आपका जो मेन रेक्टिफायर का जो मेन आपका फैक्टर होता है जो है ये रेक्टिफायर इफिशिएंसी या इफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, उसकी वैल्यू निकाला था जो 40.6% के आसपास जो है आ रही थी। फिर उसके बाद उसमें हमने हिंट दिया था कि फार्मूला के रूप में जो रिपल फैक्टर निकालते हैं कि कितना, देखिए जो रेक्टिफायर इफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर या रेक्टिफायर इफिशिएंसी होता है कि कितना वो जो है डीसी में कन्वर्जन कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और रिपल फैक्टर ये होता है कि जो अब पूरा एसी जो है वो 100% एसी वो डीसी में कन्वर्ट नहीं होता। यदि 100% एसी है उसको हम चाहें कि डीसी में कन्वर्ट करें 100%, तो ऐसा हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, तो खैर तो वो कितना कर दे रहा है डीसी में कन्वर्जन, है ना, तो वो तो रेक्टिफायर एफिशिएंसी है। ठीक, अब जो रिपल फैक्टर जो होता है ये होता है कि अब जो हमको आउटपुट मिल रहा है डीसी जो है उसमें कितना एसी बचा हुआ है, कितना एसी जो है शेष है, वो हमारा रिपल फैक्टर होता है, जो हम परहैप्स आईएसी और आईडीसी की वैल्यू को निकाल के हम वो कैलकुलेट करते थे। तो आप देखोगे जब हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आप निकालोगे तो ये शायद 1.21 के आसपास आ रहा होगा जो है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमको आउटपुट डीसी प्राप्त हो रहा है उसमें एसी का परसेंटेज कम हो, क्योंकि मेरा मेन टारगेट यही है हम लोग का रेक्टिफायर पढ़ने का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो अब इसीलिए हमको फुल वेव रेक्टिफायर की आवश्यकता हुई। इसमें हम देखते हैं कि जो रेक्टिफायर एफिशिएंसी है वो हमारी ज़्यादा आती है कि एसी को वो ज़्यादा डीसी में जो है वो करता है, चेंज करता है, और तब जब ज़्यादा डीसी हमको प्राप्त होगा तो उसमें एसी का परसेंटेज क्या होगा? कम होगा। तो आप इस डायरेक्शन में देख रहे होंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में यहाँ पे क्या आएगा कि आपकी रेक्टिफायर एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी और रिपल फैक्टर की वैल्यू लेस है। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट फुल रेक्टिफायर में। हमने बताया था सर्किट के बारे में थोड़ा सा कि ये हमारा क्या है, एसी इनपुट वोल्टेज है। ठीक, अब ये ट्रांसफार्मर है जो है, तो ट्रांसफार्मर आप ये जो ये ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर है, तो ट्रांसफार्मर का ये क्या है, प्राइमरी कॉइल, और ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे भी हमने जो एसी इनपुट वोल्टेज है उसको ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से कनेक्ट किया है। जो प्राथमिक जो कुंडली होती है ट्रांसफार्मर की उसको किससे कनेक्ट करते हैं? एसी से। ठीक है, अब जो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी जो है ट्रांसफार्मर का जो ये वाला जो पोर्शन है, द्वितीयक कुंडली इसको बोलते हैं, जो ए बी, इसका जो ए सिरा है वो यहाँ पे हमने पहले डायोड्स के पी से कनेक्ट किया। हमने बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड, और जो ब्रिज रेक्टिफायर हम पढ़ते हैं उसमें 4 डायोड लगे। तो यहाँ पे हमने 2 डायोड यूज किया है, D1 और D2। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल का एक हिस्सा हमने पहले डायोड के पीएन जंक्शन से देखिए वो किया है, कनेक्ट किया है। ठीक है, फिर उसके बाद इस सेकेंडरी जो द्वितीयक जो वो है हमारा, उसका जो दूसरा सिरा जो बी है उसको पीएन जंक्शन डायोड दूसरे पीएन जंक्शन के जो है पी से वो कनेक्ट किया है। कहने का मतलब ये है कि द्वितीयक कुंडली का एक सिरा पहले पीएन जंक्शन के पी से और दूसरा जो है वो दूसरे पीएन जंक्शन डायोड के पी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसका पहले डायोड का एन और दूसरे डायोड के एन को जो है हम क्या करेंगे, जो है ये हमने ऐसे करके वो किया है, कनेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर जो है 2 प्रकार का होता है, ये हमने बताया कि पहला जो है सेंटर टैप, यदि हम वो लिखे तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, और दूसरा जो होता है ब्रिज फुल रेक्टिफायर होता है। तो यहाँ पे सेंटर टैप फुल रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से देखिए कि प्राथमिक जो कॉइल है, प्राथमिक कॉइल को हमने ये जैसे मान लीजिए, वही समझाने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं एसी, ये एसी का पॉजिटिव है और ये एसी का क्या है, माइनस, ये एसी इनपुट सिग्नल है।
ठीक है। तो पॉजिटिव एंड को, AC के पॉजिटिव एंड को हम ये प्राथमिक कॉइल है और ये AB जो है सेकेंडरी कॉइल है। तो AC के पॉजिटिव एंड को हमने प्राथमिक कॉइल के एक एंड से जोड़ दिया, कॉइल का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। और AC के नेगेटिव टर्मिनल से प्राथमिक कॉइल का दूसरा एंड हमने कनेक्ट कर दिया, यानी AC जो है वो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कनेक्ट होता है। अब रही बात ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली की, तो ट्रांसफार्मर का जो द्वितीयक कुंडली है AB, इसका जो ऊपरी सिरा है, ये द्वितीयक कुंडली का ऊपरी सिरा हमने पहले पीएन जंक्शन डायोड के P से कनेक्ट किया, A को हमने जो है पीएन जंक्शन डायोड के P टर्मिनल से कर दिया, और द्वितीयक कुंडली का ही जो दूसरा वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको हमने दूसरे पीएन जंक्शन डायोड के P से किया है कनेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड के पहले पीएन जंक्शन डायोड का N और दूसरे पीएन जंक्शन डायोड के N को हमने ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। ऐसा इसलिए किया है ताकि यदि हम इस पर सीधे लाइन खींचते तो वो गलत सर्किट हो जाता है, कि लगता है कि ये तार दोनों शॉर्ट कर रहा है। इसलिए ऐसा सेंटर जहाँ पर भी बनता है, इसका मतलब ये जो तार गया है, ये वाला जो तार है हमारा, इसके ऊपर से ये वाला तार जा रहा है, ठीक है। यानी ये तार और ये तार आपस में कनेक्ट नहीं है, इसलिए तो ये हो गया। और पीएन जंक्शन डायोड के N, पहले पीएन जंक्शन डायोड के N और दूसरे पीएन जंक्शन डायोड के N को हमने क्या किया है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब चूंकि ये सेंटर टाइप है, सेंटर टाइप मतलब होता है मध्य निकासी, क्या होता है, मध्य निकासी, मिडिल। तो मध्य निकासी मतलब क्या है, द्वितीय कुंडली जो हमारा AB है, सपोज कर लीजिए कि AB का जो लंबाई है, समझाने के लिए बता रहे हैं, AB की लंबाई मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये वैल्यू ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का 3 मान लीजिए एक बीच में आएगा, यदि ये पूरा 6 सेंटीमीटर 3 यहीं पे आएगा, ये मिडिल पोर्शन। तो अब सेंटर करने कहते हैं, इसके मिडिल पोर्शन से एक तार ले जाते हैं, ठीक है। इस सेकेंडरी कॉइल के मिडिल पोर्शन से एक तार ले जाते हैं, ठीक। और अब चूंकि ये दोनों सिरा जो है, देखिए इसका N और इसका N आपस में क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। तो एक तार तो इसके मिडिल सेक्शन से ले गए सेंटर टैपिंग के केस में, और दूसरा तार जो है इन्हीं दोनों के ज्वाइंट से हम ले लेते हैं। तो हम जो लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पे, इस सेकेंडरी कॉइल के मिडिल से एक तार, और जो यहाँ से दो जो हमने ज्वाइंट किया है, यहाँ से एक तार के बीच में हम लोड रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ही हम DC आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। तो सर्किट का सेंस ये हुआ, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्किंग क्या है, देखिए AC सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में, मतलब यदि ये प्लस है, तो ये सिरा प्लस हो जाएगा और ये सिरा माइनस, ठीक है। प्राथमिक कॉइल जो है प्लस हो गया और माइनस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो है, प्रेरण फैक्टर के कारण, प्रेरण इफेक्ट के कारण जो है ट्रांसफार्मर में ये प्रॉपर्टी होता है। तो ये सिरा हमारा क्या हो जाएगा, ये सिरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब यदि हम कहें कि प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली का ये सिरा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। तो जब ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, माइनस है। तो अब चूंकि ये मध्य निकासी दिया है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, रेफरेंस 0 मान लेते हैं, इधर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब ये सिरा पॉजिटिव हो गया तो मध्य निकासी वाला माइनस, यानी ऐसे समझिए अभी इसमें कि ये प्रथम अर्ध चक्र में ए सिरा हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव को हमने किससे जोड़ा, पहले डायोड को पॉजिटिव से, यानी पहला डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में, अग्रणी में। और अब दूसरा डायोड यदि हम ले यहाँ पे देखिए, तो दूसरा डायोड हमारा क्या हो गया, ये जब ये पॉजिटिव हो गया तो ये माइनस हो गया, तो दूसरा डायोड जो है निगेटिव P से जुड़ गया, यानी दूसरा डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। यानी प्रथम अर्ध चक्र में पहला डायोड क्या करता है, कंडक्ट करता है, चालन अवस्था में होता है, और दूसरा डायोड चालन अवस्था में नहीं होता है। और हमने बताया था कि जो डायोड चालन अवस्था में होगा उसी के क्रॉस करंट या वोल्टेज RL के क्रॉस प्राप्त होगा, ठीक है। तो प्रथम अर्ध चक्र में D1 फॉरवर्ड बायस में होता है, जिसके कारण इसके थ्रू हमको करंट I1 की प्राप्त होती है, क्योंकि I1 इज द करंट ड्यू टू द डायोड फर्स्ट, ठीक। अब दूसरे आधे चक्र में क्या होता है,
यानी जब ये माइनस वाला होगा तो ये पहला डायोड यहाँ ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस इस पी से कनेक्ट है पॉजिटिव से। हाँ, तो दूसरे जो ऋणात्मक आधे चक्र, मतलब कहने का सेंस ये है कि प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में पहला डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है और दूसरा डायोड रिवर्स बायस में। इसलिए हमको प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में D1 के कारण हमको करंट प्राप्त होता है, ठीक है, जो I1 है। और दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र में ये डायोड D1 जो है ये रिवर्स बायस में हो जाता है और दूसरा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, क्योंकि देखिए जब ये ऋण होगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये तो प्लस और प्लस ये होगा तो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, तो जिसके कारण हमको I2 करंट मिलता है। कहने का सेंस ये है कि हम प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में कोई एक ही डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है। तो जब एक डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो दूसरा रिवर्स बायस में रहेगा और जब दूसरा फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो पहला रिवर्स बायस में रहेगा। इसलिए जो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख रहे हैं जो है, आप यदि इसको देखें ध्यान से तो I1 जो है जब प्रथम डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो I1 इज इक्वल टू EM/R प्लस R साइन ओमेगा टी। यानी देखिए प्रथम अर्धचक्र में जब टी केवल 0 से T/2 के बीच में रहती है तो ये चीज़ तो वही आएगी। तो बोलते हैं वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो EM/R प्लस R क्या है, टोटल प्रतिरोध है और EM क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो गया, करंट हो गया। तो वही कह रहा है कि जब प्रथम डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो प्रथम डायोड के कारण जो धारा I1 है उसका इक्वेशन IM साइन ओमेगा टी होगा और चूंकि दूसरा डायोड रिवर्स बायस में है इस समय तो उसके कारण कोई करंट प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरे डायोड के कारण करंट क्या है, I2 है, जिसकी वैल्यू 0 है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। और ये किस परिस्थिति में है, I1 इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी और I2 इक्वल टू 0, ये तब है जब टाइम की वैल्यू 0 से T/2 के बीच में, क्योंकि अर्धचक्र में पॉजिटिव हाफ साइकिल में। फिर उसके बाद जब पहला डायोड रिवर्स बायस में हो गया, दूसरा डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया, तो चूंकि पहला डायोड रिवर्स बायस में हो गया तो I1 की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी और I2 की वैल्यू जो कि ऋणात्मक अर्धचक्र है इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लिया है, वैल्यू वही होगी बेटा EM/R प्लस R है, EM/R प्लस R है साइन ओमेगा टी। अगेन EM/R प्लस R है बराबर IM, तो ये IM साइन ओमेगा टी हो गया माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये ऋणात्मक अर्धचक्र है, ठीक है। और ये कब था, जब T 0 से T/2 के बीच में था, जब ये कंडीशन था कि I1 की वैल्यू IM साइन ओमेगा टी और I2 की वैल्यू 0 थी, ठीक। अब ये कंडीशन कब होगा कि I1 0 होगा, I2 माइनस IM साइन ओमेगा टी के बराबर होगा जब T की वैल्यू T/2 और कैपिटल T के बीच थी, ठीक। तो अब यही लिखे हैं कि जहाँ पे IM की वैल्यू क्या होगी, EM/R प्लस R, चाहे यहाँ से देख लीजिए चाहे यहाँ से देख लीजिए कि ये जो IM है जो है ये हमने किसके बराबर लिखा है, EM/R प्लस R। तो पहला फिगर बनाने के बाद, सर्किट बनाने के बाद ये हम ये इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसे हम उसमें निकाले थे हाफ रेक्टिफायर के केस में कि पहला हेडिंग जो है पल्सेटिंग करंट या वोल्टेज, हाँ, स्पंदन धारा है, एवरेज वैल्यू ऑफ मतलब डीसी वैल्यू जो IDC EDC था उसको हम वो बोलते हैं एवरेज वैल्यू बोलते हैं, DC को एवरेज वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, और DC को क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू, ठीक। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने पहला हेडिंग लिखा है एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज, जैसे वहाँ पे लिखते थे, ठीक। अब यहाँ से हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हेडिंग क्या था, पल्सेटिंग, जो फर्स्ट जो हमारा हेडिंग है यहाँ पे निकालना है हमको जो है एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग, जैसे हम हाफ रेक्टिफायर के केस में जो चीज़ निकाले थे यहाँ पे भी उसी फैक्टर को निकालेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज, ठीक है, यानी IDC और EDC की वैल्यू। तो हम क्या बेसिक फॉर्मूला लेते थे, ये भी मान लेते हैं IDC में, तो IDC इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रल फ्रॉम 0 to T I dt, ये फॉर्मूला लेते थे। IDC इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रल फ्रॉम 0 to T I dt।
अब यहाँ पे देखिए टाइम को हम दो भाग में बांटेंगे, क्योंकि दोनों भागों में के क्रॉसपॉन्डिंग हमको जो है करंट की वैल्यू प्राप्त हो रही है। एक जब t की वैल्यू 0 से t/2 के बीच में है, और दूसरी जो है वैल्यू जो है जब स्मॉल t की वैल्यू t/2 से कैपिटल T के बीच में। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/t। अब इसी को दो भाग बांटेंगे, एक तो 0 to t/2, ठीक है, 0 to t/2। तो 0 से t/2 के बीच में जो है उस समय करंट की वैल्यू क्या है हमारा Im sin ओमेगा t dt प्लस, ठीक है। आप ध्यान से देखिए कि 0 से t/2 के बीच में हमारा, या इसको और यदि हम सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको ये बताएं तो देखिए पहले इसको दो भाग में बांट देंगे, है ना। 1/t को कॉमन है, टाइम ये हो गया 0 t/2, इसके बीच में I1 की वैल्यू क्या है प्लस, फिर t/2 से t के बीच में जो ये I2 है, क्योंकि एक में जब I1 है तो उस समय I2 0, और दूसरे में जिस समय I1, एक में I1 की वैल्यू है I2 0 है, और दूसरे में I1 0 है तो I2, यानी देखिए t/2 0 से t के बीच में हमको ये वैल्यू प्राप्त, ठीक है। अब ये देखिए कि 0 से t/2 के बीच में I1 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो 0 से t/2 के बीच में आप देख रहे होंगे कि I1 है हमारा जो है ये Im sin ओमेगा t, और I2 क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 0 t/2 Im sin ओमेगा t, ठीक, ये तो बिल्कुल 0 है। और इसमें अब देखिए t/2 से t के बीच में जो है वो क्या है I2 की जो है, तो माइनस Im sin ओमेगा t, तो ये माइनस इंटीग्रल फ्रॉम t/2 से t Im sin ओमेगा t, ठीक है। अब Im को आप ले लीजिए बाहर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Im/t, तो Im/t हो गया, तो ये हो गया आपका 0 से t/2